जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ इंटरव्यू में है सक्षम कुमार, जो कि बक्सर बिहार से बिलोंग करते हैं। और सक्षम ने अपने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर एनडीए क्लियर किया है और इंडियन नेवी के लिए सक्षम सिलेक्ट हुए हैं। सक्षम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। जय हिंद सर, थैंक यू सर। मुक्तक सर भी मेरे साथ है। सर जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सक्षम। सक्षम, पहला क्वेश्चन जो कि एक बड़ा ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है बट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ यू आर फीलिंग नाउ। सक्षम से मेरी बात हुई है। सक्षम ने मुझे बताया कि सक्षम के नानाजी भारतीय वायुसेना में काम कर चुके हैं, सक्षम के फादर इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं और सक्षम ऐसे कैंडिडेट बन गए हैं जो कि अपने परिवार की दूसरी पीढ़ी है जो इंडियन नेवी के अंदर सर्व करने जा रही है। तो सक्षम, कैसा लग रहा है और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी कि आपको आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना है, बताइए सक्षम। Sir, it's always a proud moment to join the Indian Armed Forces, sir, because you are serving for the nation. और हमेशा से ही like from the childhood मैं आर्मी एरिया के अंडर ग्रो हुआ हूँ, तो मैंने लाइफस्टाइल देखी है सर आर्मी पर्सनल्स की, like how disciplined and सब कुछ उनका काफी परफेक्ट होता है सर। तो it was my motivation to join the Indian Armed Forces, sir, and it's always a proud moment, sir, to like serve for the nation. बिल्कुल बिल्कुल, सक्षम के फादर आर्मी में है और सक्षम ने एक बहुत अच्छी चीज कही है। सक्षम ने एक सर बात बताई, परफेक्शन एंड डिसिप्लिन, ये दो चीजें सक्षम ने यहाँ पर बताई जो कि बचपन से ही सक्षम देखते हुए आ रहे हैं। अपने फादर को सक्षम ने देखा, आर्मी के लोगों को, ऑफिसर्स को जब सक्षम देखते थे, उन्होंने एक चीज नोटिस की कि दे आर डिसिप्लिन और परफेक्शन सबसे ज्यादा वहां पर मैटर करता है। और जैसा कि हम लोग आपको बताते हैं कि डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। आपको अगर अपने आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जनरेट करनी है तो सबसे पहली जो क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है तो बाकी सारी क्वालिटीज आपकी जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाती है। मुक्तक सर, ओवर टू यू। सक्षम, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और दूसरी बात कि आपने अपने नाम को जस्टिफाई करते हुए पहले ही अटेम्प्ट में एनडीए को क्रैक कर दिया। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है कि सक्षम, आपके फादर आर्मी में सर्व कर चुके थे और आपने नेवी को चुना, क्या वजह थी कि आप आर्मी में नहीं गए या आपने आर्मी को नहीं चुना बल्कि नेवी को चुना? सर देयर आर मेनी रीजंस सर, लेकिन जैसे मैं एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जैसे एक से है कि आर्मी में आर्मी ऑफिसर जो ऑर्डर देंगे वो उन्हें सोल्जर्स को फॉलो करना है, और एयरफोर्स में है कि जो पायलट्स होते हैं वो मेनली ऑफिसर्स होते हैं एंड सपोर्टिंग रोल इज प्लेड बाय अदर्स। वेयरएज इन नेवी सर हम देखते हैं कि अगर ऐसा कहना है कि अगर हम मरेंगे तो साथ में मरेंगे और काम भी करेंगे साथ में सर। तो दिस इज वन ऑफ माय मोटिवेशन, and also sir my cousin is in coast guard, so I have seen the life in the ships and like I was motivated from there. सक्षम, आपको लगता है कि आपकी फैमिली का डिफेंस बैकग्राउंड आपको एसएसबी क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा? Yes sir, to some extent काफी हेल्प हुई सर, बिकॉज डिफेंस बैकग्राउंड होने का ये एडवांटेज होता है सर कि इट मेक्स यू मोर डिसिप्लिन्ड, मोर फोकस्ड एंड लाइक आपको पता होता है कि आप किस लिए वर्क कर रहे हो एंड सर तो आप ज्यादा एफर्ट्स पुट इन कर पाते हो, आपको ज्यादा नॉलेज होता है एसएसपी के बारे में, आप ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो सर। ओके, लेकिन सक्षम, आप उन स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है कि किस तरह से वो अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को डेवलप करें? यानी कि आपने अपनी फैमिली के इंस्पिरेशन के अलावा और क्या एक्टिविटीज करी और क्या गुण अपने अंदर डेवलप किए और कैसे किए? क्या इसके बारे में आप कुछ दूसरे एस्पायरेंट्स को सजेस्ट करना चाहेंगे? यस सर, लाइक अगर मैं अपनी बात बताऊं सर, हमारे जब मैं रिकमेंड हुआ था 18 मार्च को, तब उसमें टोटल 5 रिकमेंडेशन थे। तो आउट ऑफ दिस 4 वर सिविलियंस सर, आई वाज ओनली फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड। सो इट हार्डली मैटर्स कि आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो या नहीं हो, बिकॉज जो आपके अंदर जो जज्बा है, जो आपके अंदर वो स्पिरिट है देशभक्ति की एंड टू सर्व द नेशन सर, वह आपको मतलब हमेशा मोटिवेट करता रहेगा। ऑलवेज लाइक इन यूट्यूब और सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर काफी ज्यादा मोटिवेशन है, आपको लाइफ के बारे में बताया जाता है, उसके कारण अलग अलग जगह से मोटिवेट हो सकते हैं सर। और टॉकिंग अबाउट सर डिफेंस लाइक सिविलियन बैकग्राउंड सर, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं सर जो मतलब सिविलियन होके भी काफी ज्यादा मोटिवेटेड है कि हमें डिफेंस ही ज्वाइन करना है, डिफेंस आर्म्ड फोर्सेस ही ज्वाइन करना है। सर इट हार्डली मैटर। वंडरफुल।
ओवर टू यू प्रथमेश सर। यस सर, सक्षम ने बहुत अच्छी बात बताई है और ये सारे कैंडिडेट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जरूरी नहीं, इट्स नॉट एसेंशियल कि अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से ही हैं तो ही आपका सिलेक्शन आर्म फोर्सेस के अंदर होगा। दैट फायर शुड बी ऑलवेज देयर। आपके दिल में जो कहते हैं ना, फायर हमेशा होना चाहिए। आपकी एज कितनी भी हो जाए, कितनी भी बार आप गिर जाएं, कितनी भी बार आप टूट जाएं, बट वो फायर हमेशा जगह होना चाहिए, कुछ करने का जज्बा हमेशा होना चाहिए। और फोर्सेस में यही चीज देखी जाती है, बिकॉज जब आप एसएस में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तब वहां पर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके फादर आर्म फोर्सेस के अंदर है या आपके फादर एक किसान है। इस चीज को समझिएगा आप, वहां पर सिर्फ आपकी क्वालिटीज को चेक किया जाता है कि आपके अंदर वो जोश और जुनून है कि नहीं, जो कि देश सेवा के लिए जरूरी है। सक्षम, मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सबसे पहले आप 12th के लिए अपीयर कर रहे थे, आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 12th के साथ एनडीए को कैसे मैनेज करें, तो आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि बच्चे बड़ा प्रेशर में रहते हैं कि दोनों एग्जाम्स जो हैं वो काफी, लगता है ऐसा बच्चों को भी काफी अलग अलग है। अगर मैंने एक एग्जाम पे ज्यादा ध्यान दे दिया तो मेरे 12th के परसेंटेज बिगड़ जाएंगे। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, आपने किस तरीके से एग्जाम को मैनेज किया? जी सर, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है सर, बिकॉज मैं भी जब 12th में गया तो मेरे पास भी ये चॉइस था कि मैं पहले एनडीए का करूं या फिर 12th बोर्ड पे ज्यादा फोकस करूं। तो उस टाइम मार्च के टाइम में लक्ष्य जेई का बैच भी आया था सर, फिजिक्स वाला पे। तो आई थॉट कि लेट्स फर्स्ट डू प्रिपेयर फॉर दिस जेई सर, क्योंकि ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि जेई की जो तैयारी कर रहा है वो एनडीए की तैयारी नहीं कर पाएगा, बिकॉज बोथ आर वेरी डिफरेंट। बट सर, मैंने अगस्त तक जेई, लक्ष्य जेई पूरा अच्छे से फॉलो किया। उसके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स मैंने काफी स्ट्रॉन्ग कर लिए थे सर। और जो समर हॉलीडेज थे उसमें मैंने थोड़ा बहुत पीछे का 11th पूरा रिवाइज कर लिया, जिसके कारण मुझे ये था कि एनडीए के मैथ्स में मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि ये एक काफी बड़ा चैलेंज होता है कि एनडीए का मैथ्स कैसे मैनेज करे, बिकॉज उसमें टाइम की कमी या फिर हो जाती है या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए मैथ्स इज इजी फॉर यू। एंड उसके बाद 12th का हमारा ऐसा था सर कि टर्म 1 भी नवंबर के लास्ट में स्टार्ट होने वाले थे और एनडीए का भी एग्जाम 14 नवंबर को था। तो उन दोनों को मैनेज करने के लिए मैंने एक टाइम टेबल डिसाइड किया सर, बिकॉज एक टाइम टेबल होना काफी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप रैंडमली कहीं भी मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। सो लाइक हमारा मॉर्निंग टाइम में स्कूल होता था सर 8 to 1 o'clock। तो उसके बाद मेरे पास टाइम होता था 1 to 4 के बीच में, क्योंकि वह टाइम फ्री होता था। तो उसमें मैं एनडीए की प्रिपरेशन करता था सर, और उसके बाद मेरा जेई के क्लासेस चलते थे। तो अगस्त तक मैंने ये रूटीन फॉलो किया सर, बिकॉज देखा जाए कि अगर स्टार्टिंग में ये रूटीन बनाना इज इजी, बट उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो उसी में रेगुलरली फॉलो करता गया मैं अगस्त तक। उसके बाद जब एग्जाम्स थोड़े नियर थे, लाइक सितंबर अक्टूबर आ गया, तब शक्ति बैच भी लॉन्च हो गया था सर। तो मैं उसके क्लासेस रेगुलरली फॉलो करने लगा। एंड देन मैं लास्ट के वीकेंड के दिन जब मैं थोड़ा फ्री होता था तो रिवाइज कर लेता था, जब जितने भी नोट्स बनाए हैं मैंने शक्ति बैच के ये सब के, तो वह सब रिवाइज कर लेता था और बाकी एक्स्ट्रा बोर्ड्स की भी तैयारी करते गया। तो और आखिरी के दिनों में मॉक टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है सर एनडीए के लिए, मॉक टेस्ट देना। बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स वो ऐसे होते हैं कि वो सोचते हैं कि मॉक टेस्ट से घबराते हैं, बट मॉक टेस्ट से आपको एक्सपोजर मिलता है कि लाइक हाउ द पेपर इज गोइंग टू बी। नॉट ओनली ऑनलाइन सर, ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी मैंने दिए थे, जिससे मुझे ये एक्सपोजर हो जाए। फिर उसके बाद जैसे ही एनडीए का मैं एग्जाम देके आया 14 नवंबर को, उसके बाद मैं पूरी अपनी बोर्ड की तैयारी में लग गया एंड आई गॉट 97% सर इन टर्म 1। ग्रेट, बहुत बढ़िया सक्षम सर। यहाँ से कुछ 2 से 3 बातें मुझे पता लगी है, और इन 2-3 बातों में से कुछ बातें ऐसी है जो कि एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी को इंडिकेट करती है। पहली चीज, सक्षम के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे दोनों एग्जाम्स को क्लियर किया जाए, कैसे दोनों एग्जाम्स को मैनेज किया जाए। तो पहली ऑफिसर लाइक क्वालिटी ये है कि किसी चीज को फेस करने से पहले हार नहीं मानी। सर वो एक चीज होती है ना, एस्केपिज्म, कि आपके सामने कोई सिचुएशन आई है, कोई प्रॉब्लम आई है, आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढा, आपने सिर्फ उस प्रॉब्लम को देखा और बिना ट्राई किए आप क्या करते हैं कि एक उस चीज को बोल देते कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। सक्षम ने ये चीज नहीं करी, सक्षम ने इस प्रॉब्लम को देखा और यहाँ पर देखने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज कही, टाइम मैनेजमेंट। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, प्रॉपर टाइम टेबल को मैनेज किया कि किस तरीके से दोनों एग्जाम्स को प्रॉपरली मैनेज करना है, कितना टाइम किस एग्जाम को देना है, कितना टाइम किस एग्जाम को देना है, दोनों का सिलेबस टैली किया और उसके बाद बराबर टाइम दिया। दूसरी एक सबसे अच्छी क्वालिटी थी सर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा।
आप अगर अपने अंदर चेंज लाना चाहते हैं तो वो चेंज 1 दिन 2 दिन 3 दिन में नहीं आता है, बट आप कंसिस्टेंटली अगर उस काम को करते जा रहे हैं, जैसे सक्षम ने किया कि कंसिस्टेंटली अपनी स्टडी करते गए, उस टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो किया, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 15 डेज आपको रिजल्ट मिलता ही है, और वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे सक्षम के केस में रहा कि सक्षम जो है वो दोनों एग्जाम्स को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, एनडी को भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, और 12th बोर्ड को भी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सक्षम ने पहले अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पर क्लियर कर लिया। मुक्तक सर, ओवर टू यू। सक्षम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि डिफेंस वाला चैनल का आपकी रिटन एग्जाम में सक्सेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल था, और क्या कोई ऐसा टीचर है जिनको आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिनसे आप बड़े इन्फ्लुएंस्ड हुए? सर डिफेंस वाला चैनल का काफी मेजर रोल था सर मेरे एनडीए प्रिपरेशन में, बिकॉज शक्ति बैच लॉन्च होने के पहले मैं कहीं रैंडमली पढ़ता था, मतलब एनडीए का मुझे उतना नहीं पता था। जैसे मैं कभी मुझे पता चला कि मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने लग जाता था, या फिर कभी आर्टिकल्स रिवाइज करने लगता। तो मुझे सर वो पता नहीं था कि लाइक हाउ टू गो अबाउट। सो जैसे ही शक्ति बैच लॉन्च हुआ, उसको मैंने कंसिस्टेंटली फॉलो किया, हर लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए सर, फिर देन रिवीजन किया। उसके वजह से काफी हेल्प हुआ। जैसे लाइक कई बच्चों को ऐसा रहता है कि हिस्ट्री इज क्वाइट बोरिंग, की हिस्ट्री में बहुत बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आता, बट सर जैसे आपने पढ़ाया स्टोरी टाइप, मतलब पूरा समझ आया, एक भी लेक्चर मिस करने का मन नहीं करता था सर। ऐसे मतलब सभी टीचर्स सर काफी अच्छा पढ़ाते हैं सर, मतलब इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, ऐसा नहीं लगता कि बोझ टाइप। और हमेशा मतलब जब भी मैं मोटिवेटेड रहता था कि कब आ रहा है नेक्स्ट लेक्चर, कब आ रहा है टीचर्स का, तो हमेशा मतलब ये मोटिवेशन था सर, उसके वजह से काफी हेल्पफुल था। शुक्रिया सक्षम। ओवर टू यू प्रथमेश सर। सर अब सक्षम थोड़ी सी एसएसबी की बात हम कर लेते हैं अब, क्योंकि एक ऐसा फेस होता है जो हर स्टूडेंट फेस करता है। एसएसबी के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि बच्चे आज भी इससे बहुत ज्यादा डरते हैं। बच्चों को कुछ चीजें पता है, बट वो चीजें या तो पूरी तरीके से सही नहीं है या पूरी तरीके से ही गलत है। तो पहली चीज तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका पूरा एसएसबी का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्रोसेस के ऊपर हम बाद में जाएंगे। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एसएसबी का? आपको क्या लगा कि उस एसएसबी की प्रिपरेशन के अंदर क्या उसकी प्रिपरेशन पहले से करना जरूरी है? जब आप एसएसबी के लिए अपीयर हुए तो आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करी, और ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पर आपको ये लग रहा था कि इस जगह पर या इस एग्जाम के लिए या इस टेस्ट के लिए तैयारी करना पहले से ज्यादा जरूरी है? जी सर, एसएसबी की प्रिपरेशन पहले से करना इम्पोर्टेंट है सर। ये मिसकंसेप्शन है कि आप बिल्कुल रॉ चले जाओ, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। सो पहले से स्टार्टिंग से ही आप अगर प्रिपेयर करके जाते हो, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट में अगर आप पिक्चर्स का टेस्ट देते हो रेगुलरली, एंड आप इम्प्रोवाइज करते हो, अपने मिस्टेक्स को मतलब पता चलता है जब कि आपका क्या मिस्टेक है, एंड आप उसमें इम्प्रूव करते हो। देन ऐसे ही अलग अलग टेस्ट होते हैं सर। फिर उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर होके जाते हो, जनरल नॉलेज इम्प्रूव कर लेते हो, या फिर अपना जिस फील्ड में आपको जाना है, जैसे नेवी का मुझे जाना है, तो नेवी के बारे में आप कितना जानते हो, पूरा अलग अलग पार्ट्स उसके नेवी के एंड अलग आर्म फोर्सेस के। तो ये सब प्रिपरेशन, बेसिक प्रिपरेशन तो करके जानी चाहिए सर। उसके बाद आपको ये टेस्ट देने चाहिए, जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, उनका आप 2 आवर्स का अप्रॉक्स 2 आवर्स और 2 आवर्स 30 मिनट्स का टेस्ट होता है, तो उसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और उस टाइम आप जब एसएसबी में बैठते हो तो आपको ये नहीं होता है कि फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो तो आप में काफी प्रेशर होगा, ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण आप इजीली आप टेस्ट अच्छे से दे पाते हो। साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, देन जीटीओ में जैसे लेक्चरेट हुआ सर, ग्रुप डिस्कशन हुआ, इस सब में आपकी नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास जनरल नॉलेज ये आपकी स्ट्रांग है तो आप अच्छे पॉइंट्स पुट अप कर पाओगे, एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसके वजह से काफी हाई होगा। वेराज आप रॉ जाओगे तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होगा, जिसके कारण फेल होने के चांसेस काफी होते हैं। बिल्कुल। सक्षम, मेरा क्वेश्चन एक और यह रहेगा कि पहले दिन पीपीडीटी, और पीपीडीटी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये कहूंगा कि ग्रुप डिस्कशन जो जीडी फर्स्ट होता है उसको आपने किस तरीके से मैनेज किया? क्योंकि वो एक ऐसा फेस होता है पूरे एसएसबी इंटरव्यू का जिसमें बहुत सारे बच्चों को लगता भी, और ये बात सही भी है, कि उनके आउट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस प्रेशर की सिचुएशन को वो हैंडल कर नहीं पाते। ग्रुप डिस्कशन के केस में फिश मार्केट बन जाता है, अपने पॉइंट्स को शायद रख नहीं पाते हैं, घबरा जाते हैं। तो आपके हिसाब से आपने ऐसा क्या किया था जीडी के अंदर, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी ग्रुप डिस्कशन के लिए? जी
सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपीडीटी का ग्रुप डिस्कशन होता है सर, तो उसमें आप अगर नरेशन, आपकी स्टोरी पहले काफी अच्छी होनी चाहिए, देन उसके बाद अगर आपने नरेशन काफी कॉन्फिडेंटली कर दिया तो आपके ग्रुप में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि ये बंदा है कि जो मतलब काफी स्ट्रांग बंदा है, ये कंटेंडेंट अच्छा है, तो उसके वजह से आपको थोड़ा हेल्प भी मिलता है। देन जब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है सर, ऑफ कोर्स ग्रुप थोड़े बड़े होते हैं, तो उसमें आपको ये काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि फिश मार्केट बन जाए। तो इसके लिए सर आपको पहले तो इनिशिएट करना है कि ग्रुप डिस्कशन में आपको इनिशिएट तो करना ही है। दिस विल शो दैट यू आर टेकिंग द इनिशिएटिव। बट ऑल्दो 1 मिनट तक काफी फिश मार्केट हो तो आपको थोड़ा कूल डाउन होना है कि अभी थोड़ा नहीं है, थोड़ा रुक जाते हैं, जब टाइम मिलेगा तब उसके बाद वो ग्रुप डिस्कशन में बीच बीच में अपने पॉइंट्स देंगे। और ऐसे वैलिड पॉइंट्स सोच के रखने हैं जो ग्रुप के स्टोरी के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करे, rather than randomly repeating any points। और ग्रुप को ऐसे पॉइंट्स देने जाकि ग्रुप एक कॉमन स्टोरी की तरफ पहुंच सके। एट लास्ट आप ये चाहो तो कंक्लूड भी कर सकते हो कि लाइक हम एक कॉमन कंक्लूजन पे आ चुके हैं। ऐसा अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग अगर हम पॉइंट देते हैं लाइक हाफ ऑफ द डिस्कशन इज डन, और बीच में हम ऐसा पॉइंट दे दें कि एकदम स्टोरी से अलग ही चल जाए, कॉमन स्टोरी से अलग चल जाए, तो वो काफी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो ऐसा अवॉइड करना चाहिए हमें। और बीच बीच में जब हमें चांस मिले कि बीच बीच में चांस हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि अपने पॉइंट्स पुट अप कर पाए, और वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए सर। ग्रेट ग्रेट सक्षम सर, यहाँ से कुछ 2-3 बातें हैं जो बहुत जरूरी होती है ग्रुप डिस्कशन के लिए। सबसे पहली चीज कॉन्फिडेंस। आप कितनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्टोरी को नरेट करते हैं कि आपके आसपास के, आपके ग्रुप के लोग भी आप पे भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ इसकी स्टोरी अच्छी, इन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो पॉइंट्स वैलिड है। दूसरी चीज यहाँ पर सक्षम ने बताया कि पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फिश मार्केट की सिचुएशन बन भी रही है तो उस प्रेशर की सिचुएशन के अंदर भी आपको अपना आपा नहीं खोना, आपको घबराना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को हैंडल करना है, और आपके जो मीनिंगफुल पॉइंट्स है उन मीनिंगफुल पॉइंट्स को आपको वहां पर रखना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट सक्षम ने बताई है जो कि मैं वापस से थोड़ी हाईलाइट करना चाहूंगा कि एक पॉइंट अगर किसी और ने बोल दिया तो बार बार उसी पॉइंट को हाईलाइट नहीं करना कि आपने भी सेम पॉइंट रिपीट कर दिया। ये चीज बड़ी गलत मानी जाती है। आपका खुद का एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होना जरूरी है कि आपका अपना क्या पॉइंट है। जरूरी नहीं कि आप 5 पॉइंट वहां पर रख रहे हो, आपका अगर एक पॉइंट भी है वो पॉइंट वैलिड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। मुक्तक सर, ओवर टू यू। सक्षम ने जो पिछला पॉइंट एक्सप्लेन किया उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। जो तीनों पॉइंट्स आपने बोले वो तो है ही, लेकिन एक और चीज मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज, मैं खुद भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता हूँ, किसी भी एसएसबी के एस्पायरेंट को इंसिस्ट भी करता हूँ, और इन्होंने भी वो पॉइंट बोल दिया है, और उसको मैं एक वर्ड में कहता हूँ, नॉलेज। नॉलेज इज द की टू सक्सेस हियर। जैसे कि सर आपने बात करी कॉन्फिडेंस की, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस ऑलवेज कम्स बाय नॉलेज। अगर ज्ञान होता है तो आत्मविश्वास हमेशा आ ही जाता, अपने आप ही आ जाता। और इसीलिए सक्षम यहाँ पे नॉलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आपने भी कहा कि प्ले करता है एसएसबी की सक्सेस में, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो या पर्सनल इंटरव्यू हो या कोई और टास्क हो। सक्षम, इस नॉलेज को डेवलप करने के लिए आपने क्या उपाय किए, आपने क्या एक्शंस किए, इसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप कैंडिडेट्स के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगर आपने एनडीए के लिए रिटर्न के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उससे आपका काफी नॉलेज बूस्टअप हो जाता है, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंड आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो ये सर ये तो नॉलेज होता ही है। देन लेटर ऑन अगर आपको नॉलेज इंप्रूव करना है तो देयर आर मेनी बुक्स फॉर जनरल नॉलेज सर, उससे भी काफी नॉलेज इंप्रूव होता है। देन शक्ति बैच पे भी काफी सारे लेक्चर्स थे जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर्स के, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। और YouTube पे बाकी सारे अलग अलग चैनल्स भी हैं जिससे इंफॉर्मेशन आती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट न्यूज़पेपर रीडिंग सर, बिकॉज अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हो तो आपको पॉइंट्स ज्यादा रिमेम्बर भी होते हैं, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, आपका कॉन्फिडेंस भी काफी हद तक बूस्ट अप होता है, और सर काफी आपका नॉलेज भी इंप्रूव होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से। देखिए आपने यू जस्ट स्टोल माय वर्ड्स। मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे सक्षम कि क्या न्यूज़पेपर रीडिंग का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आपने वो पॉइंट एक्सप्लेन कर ही दिया। यहाँ पे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग के रिगार्डिंग ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स को पढ़ने से ही हमें कोई एडवांटेज हो सकता है। आपको क्या लगता है
क्या कोई ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर या हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ने से भी फायदा हो सकता है, या कोई बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को ही पढ़ना होगा? आपने क्या किया था सक्षम? ऑल्दो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थोड़े आपका वोकैबुलरी एंड इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं, बट सर इफ यू हैव टू इम्प्रूव योर नॉलेज देन हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर डज नॉट मैटर सर। जैसे सब न्यूज़पेपर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, फिर उसके बाद कुछ अलग अलग डिफरेंट न्यूज़ेस होती हैं, तो उसमें से आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है, बिकॉज जैसे कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ भी होते हैं, देन कुछ ऐसे एडिटोरियल्स भी होते हैं, तो आपको ऐसे एडिटोरियल्स को पढ़ना है जिनसे आपका थिंकिंग ज्यादा डेवलप होती है सर। ऑल्दो सर कोई न्यूज़पेपर वैसे बड़े बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर्स उतना मैटर नहीं करते हैं सर, बिकॉज मोस्टली सभी न्यूज़पेपर्स में कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है सर, बीइंग इट इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर। बट आई वुड प्रेफर कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर चूज करें, बिकॉज उससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, आपका इंग्लिश में वो भी थोड़ा इम्प्रूव होता है सर। आपके इस आंसर के थ्रू मैं यही मैसेज सारे एस्पायरेंट्स को देना चाह रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, अगर आप इंग्लिश में अभी कंफर्टेबल नहीं है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले नॉलेज हासिल किया जाए, और उसके लिए हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करना भी कोई बुरा नहीं है, उससे फायदा ही होगा। लेकिन ग्रेजुअली, जैसे कि आपने भी कहा कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में आर्म्ड फोर्सेस के अंदर काम होता है, तो हमें जल्दी से जल्दी उस लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज डेवलप करना होगा। सक्षम, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस दी जाती है और उसके अलग अलग तरह के रिएक्शंस और रिस्पॉन्सेस कैंडिडेट्स देते हैं। आपके सामने क्या सिचुएशंस आई थी? अगर कुछ याद हो आपको तो आप उन सिचुएशंस के बारे में बताइए, और आपने कैसे रिएक्ट किया था उन सिचुएशंस के लिए, प्लीज ये शेयर कीजिए। सर ओवरऑल देर आर 60 SRT सर। उसमें से जैसे मुझे कुछ जो मुझे अभी याद है, एक ऐसी आई थी कि यू आर गोइंग फॉर योर SSB एंड ट्रेन इज डिलेड ड्यू टू समथिंग, सो कुछ स्ट्राइक था, उसकी वजह से डिले हो गया ट्रेन। देन व्हाट डिड यू डू? तो सर उसमें मैंने ये मैसेज डाल दिया था सर कि आई विल use some other transport and reach the SSB and give my best to perform well in the SSBs. सर एक ये भी मिसकंसेप्शन होता है कि सर अगर आप SRTs 50 एंड अबव नहीं कर पाते हो तो मतलब उतना अच्छा नहीं होता है 50 या 45 एंड अबव। तो मैंने तो सर ऑल्दो 30 मिनट्स में मैं 42 SRTs ही कर पाया था सर, बट मैंने क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया था rather than क्वांटिटी। सो सर इन SRTs आई वुड सजेस्ट यू कि आप हो सके तो जितना मैक्सिमम कर सके ट्राई करें, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि यू फोकस मोर ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ओवर टू यू प्रथमेश सर। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बताया सक्षम ने कि यहाँ पर क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, क्वालिटी मैटर करती है कि आपने किस तरीके का आंसर दिया है। आंसर आपका मीनिंगफुल होना चाहिए और एक थॉटफुल प्रोसेस के थ्रू आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। बिल्कुल सही सक्षम, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सक्षम, मेरा नेक्स्ट टेस्ट जो है वो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड मेरा क्वेश्चन रहेगा। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जो कि एक बड़ा मुश्किल फेज माना जाता है और सर जिसके लिए बेसिकली कहा जाता है कि आप इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। SRT हो गया है, वेट हो गया है, तो आपने किस तरीके से इसको मैनेज करा? क्या उसकी पहले से आपने प्रैक्टिस करी थी? और आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूंगा कि क्या आप बताइए कि क्या SRT और वेट जैसे टेस्ट की प्रिपरेशन पहले से करना जरूरी होता है? क्या ये बहुत एसेंशियल है? क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर आप डायरेक्टली उन सिचुएशंस को फेस करते हैं तो आपका आंसर कुछ गलत हो सकता है, या जरूरी है कि थोड़ा सा इनको प्रिपेयर करके जाया जाए? जी सर आई थिंक थोड़ा तो इम्पोर्टेंट है कि आप पहले से प्रिपेयर करके जाएं, बिकॉज टॉकिंग अबाउट वैट सर, उसमें आपको वर्ड्स दिए जाते हैं तो उसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है पहले से, लाइक यू डोंट हैव टू यूज एनी पर्सनल प्रोनाउन, या फिर आपको कोई एडवाइस नहीं देना है किसी को उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन के टाइप। तो आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं जो मीनिंगफुल भी हों, आपके OLQs उसमें शो हों, और ऐसे सेंटेंसेस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे 15 सेकेंड्स आपको दिया जाता है एंड 15 सेकेंड्स में सेंटेंस बनाना थोड़ा हार्ड हो जाता है अगर आप लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़े कीवर्ड्स जैसे होते हैं, लाइक अगर आपको नेगेटिव वर्ड भी आता है कि टेररिज्म, तो
आप टेररिज्म पे नेगेटिव कोई सेंटेंस बनाने की जगह कोई पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे स्ट्रिक्ट लॉज रिड्यूसेस टेररिज्म, ऐसा कुछ आप बना सकते हैं नेगेटिव वर्ड्स पे भी। एंड सर प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करके जानी चाहिए सर, वैट के लिए या एसआरटीज के लिए, बिकॉज एसआरटीज में ये होता है कि आपको टाइम का पता नहीं चलता है। 30 मिनट्स आपको मिल जाएंगे एंड आपको एक बुकलेट दे दी जाती है, तो उसमें आपको ये टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम का ये पता नहीं रहता कि कब 30 मिनट्स बीत जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा प्रिपरेशन करना जरूरी है सर एसआरटी एंड डब्ल्यूएटी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। यहाँ से एक बात आती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इस साइकोलॉजिकल टेस्ट के सारे टेस्ट के लिए चीज इंपॉर्टेंट है। ये कहा जाता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट की तैयारी आपकी पहले दिन एनडीए के एग्जाम्स जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, जब से आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब से हो जाती है। वो होता ही है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, ज्योग्राफी का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, करंट अफेयर्स के अंदर पॉलिटिकल इशू से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई है, जब आप इन चीजों को पढ़ते हैं, बेसिक्स को समझते हैं ध्यान लगा के, तब आपकी खुद की एक ओवरऑल थिंकिंग डेवलप होती है। और एसएसबी यही चाहता है। एसएसबी ये नहीं चाहता है कि आप मगअप करके कोई चीज लेके आ जाओ और उसको जाके आप एसआरटी के अंदर सिचुएशन को लिख दो। आपकी खुद की जो एक थिंकिंग डेवलप होती है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है कंट्री के अंदर, उस पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ओवरऑल जब आप ये थिंकिंग डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद जब आप ये साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर बैठते हैं, तो आपको जो रिस्पॉन्स आता है ना, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स आता है, और कहीं ना कहीं आपकी उस प्रिपरेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि साइकोलॉजिकल टेस्ट में यही देखा जाता है कि आपने पास्ट के अंदर जितनी भी चीजें आपकी लाइफ के साथ हुई है, आपने जो पढ़ा है लिखा है, उसका ओवरऑल आपके डेवलपमेंट पे, आपने की सोचने और समझने की क्षमता पे कितना प्रभाव पड़ा, इसके लिए साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। I would like to add one point. न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है जी सक्षम जी। सर आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट सर, लाइक आपने जैसा बताया सर, मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता था सर, तो उसके बाद जो न्यूज होती थी उस पे एनालाइज करना जरूरी है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस, कि इंडिया को क्या एडवांटेज है, मेरी क्या थॉट है उस पे, तो थिंकिंग डेवलप करना जरूरी है सर। बहुत बढ़िया, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ऑफिसर का मतलब ये होता है कि उसके सामने आप कोई भी सिचुएशन रख दो, वो आपको एक सोल्यूशन निकाल के देगा। सोल्यूशन ये नहीं कि कहीं से भी निकाल के देगा, एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकाल के देगा, बिकॉज उसका जो माइंड है सर वो उस तरीके का डेवलप हो गया है कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके पास उस प्रॉब्लम को लेकर पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, और उस प्रॉब्लम को पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ उसका सोल्यूशन भी उसके पास होता है, तभी तो उसको ऑफिसर कहा जाता है। और जैसे सक्षम नेवी के अंदर जाने वाले, सक्षम को ये चीज पता होगी कि नेवी जो है वो 8-9 घंटे का जॉब नहीं होता। जब आप शिप पे होते हो, यू आर 24 आवर्स यू आर इन जॉब। शिप जो है वो चलती फिरती सिटी होती है, पानी, अपना खुद का पानी बनाने से लेके खुद की बिजली तक शिप पे आपको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, और बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है शिप के अंदर। सो दैट्स व्हाई उसके लिए खुद की एक थिंकिंग डेवलप होना, एक ऑफिसर इतने प्रेशर में कैसे काम कर पाएगा, क्योंकि चारों तरफ सक्षम जानते समुद्र दिखता है, और उस सिचुएशन के अंदर बहुत कम लोग सस्टेन कर पाते हैं। और ये सस्टेन कम लोग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होते। नेवी के अंदर सारा जो गेम होता है वो आपकी साइकोलॉजी का होता है कि आप दिमाग से कितने स्ट्रांग है, क्योंकि दूर दूर तक आपको कोई इंसान दिखेगा नहीं, बात करने के लिए ज्यादा लोग होते नहीं है, तो पूरा साइकोलॉजी का यहाँ पर खेल होता है। तो मैं इंडियन नेवी के बारे में तो स्पेसिफिकली यहाँ पर कहना चाहूंगा सर, इंडियन नेवी में जो भी ऑफिसर्स जाते हैं, जो भी बच्चे जाना चाहते हैं, उनका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना जरूरी होता है, क्योंकि वो लाइफ थोड़ी सी अलग होती है। वहां पर आप बहुत ज्यादा सोशल हो नहीं सकते, आप चाहे तो भी नहीं हो पाएंगे, और एक बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग विल पावर की जरूरत होती है इंडियन नेवी के लिए। और सक्षम में शायद वो विल पावर बिल्कुल है, मैं शायद नहीं बोलूंगा, वो बिल्कुल है। दैट्स व्हाई सक्षम इंडियन नेवी के लिए सिलेक्ट हुए। मुक्तक सर, ओवर टू यू। जैसे कि आप दोनों की बातों से बहुत सारे कंक्लूजन्स निकल के आ रहे हैं, एक और यहाँ पर मैं चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे आपने सक्षम से पूछा कि क्या आपने इसकी तैयारी करी थी, क्या आपने पहले से साइकोलॉजिकल टेस्ट को प्रिपेयर किया था, और सक्षम ने भी आंसर में आपकी बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ उन्होंने प्रेपरेशन किया था। सभी का ध्यान मैं एक तरफ ले जाना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जरूरी होता, वाकई में बिल्कुल सही बात है ये, और क्यों जरूरी होता है। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस एक ऐसा जॉब होता है, एक ऐसा काम होता है जिसके अंदर जब कोई फोर्स हमला करने भी जाती है दुश्मन के ऊपर, तो हमला करने से पहले भी उसका रिहर्सल करती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बात एस्टैब्लिश होती है कि तैयारी की कितनी ज्यादा अहमियत होती है, चाहे रिटन एग्जाम हो या एसएसबी हो या इवन कोई और भी टेस्ट हो। तैयारी हमको हमेशा करके रखनी पड़ती है, क्योंकि फौज भी दुश्मन के ऊपर हमला करने से पहले एक बार रिहर्सल करती है। सक्षम, क्या मेरी बात सही है? यस सर, डेफिनेटली सर। ये मतलब किसी भी चीज की अगर आपने कोई गोल सेटअप किया है तो उसके लिए पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा सर। किसी
उसे अचीव कर दें। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपके फैमिली का पूरा बैकग्राउंड आर्म्ड फोर्सेस का है। आपके फादर कौन सी यूनिट में है और कहाँ वो सर्व करते हैं? सर माय फादर इज करेंटली इन 7 गार्ड्स सर, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, एंड अभी करेंटली उनकी पोस्टिंग वेलिंगटन में है सर, तमिलनाडु। ओके। तो आपने कभी भी आर्मी ज्वाइन करने का नहीं सोचा कि अपने फादर की ही यूनिट को ज्वाइन करें? जैसे कि बहुत सारे आर्मी किड्स चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स की यूनिट को ही जाके ज्वाइन करें। आपने कभी नहीं सोचा इस बारे में? सर ये भी था थिंकिंग कि सर आर्मी भी मतलब काफी अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज तीनों ही जो फोर्सेस हैं दे आर प्रेस्टिजियस सर, बट मेरा इंक्लिनेशन ज्यादा नेवी की तरफ था सर। तो इसीलिए एट लास्ट मैंने ये डिसाइड किया, ऑल्दो इट वाज अ टफ चॉइस, लेकिन एट लास्ट मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नेवी ज्वाइन करूंगा सर, रेदर देन ज्वाइनिंग आर्मी सर। हम सभी ये बात जानते हैं सक्षम की आर्म्ड फोर्सेस अपने आप में एक सोसाइटी होती है। जनरली सिविलियंस को लगता है कि फौज सिर्फ लड़ाई करती है, लड़ाई तो वो करती ही है, लेकिन लड़ाई के साथ साथ ही बहुत सारे सपोर्ट के विंग्स भी उसके अंदर होते हैं। नेवी भी एक ऐसा ही एक ऐसा ही फोर्स है जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे चॉइस ऑफ आर्म्स होते हैं। जब आप नेवी ज्वाइन करोगे तो आपका चॉइस ऑफ आर्म क्या होगा नेवी के अंदर? सर ऑल्दो मैंने उतना रिसर्च तो नहीं किया था सर, लाइक बट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मरीन्स में जाऊं सर, ये मार्कोस में सर, सॉरी मार्कोस में। सो आई वुड लाइक टू ट्राई फॉर द स्पेशल फोर्सेस मार्कोस सर। ग्रेट। और जब आपने मार्कोस की बात करी है तो मैं कहूंगा ओवर टू यू प्रथमेश सर, कुछ बताइए इसके बारे में। बिल्कुल सर, द फ्यू द फियरलेस, मार्कोस की बात आ गई है और सक्षम बहुत ही अच्छा डिसीजन है। एंड आई ऑल्सो वांट कि आप मार्कोस को ज्वाइन करें। आपका माइंडसेट काफी अच्छा है सर, बात करने से समझ में आ रहा है कि सक्षम का माइंडसेट काफी अच्छा है। मार्कोस एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिट है, इंडियन आर्म फोर्सेस की बहुत प्रेस्टिजियस यूनिट है, काफी सीक्रेटिव यूनिट है। जो मार्कोस से कमांडोज होते हैं वो अपना फेस भी नहीं दिखाते हैं, ये सक्षम को शायद ये चीज पता होगी। बहुत सीक्रेटिव यूनिट होती है, काफी लंबी ट्रेनिंग है, थोड़ी सीक्रेट चीजें हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे उन चीजों की, बट आई वांट कि आप मार्कोस को ज्वाइन करिए। बहुत ही बढ़िया डिसीजन है सक्षम आपका। सक्षम, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर एसएसबी से रिलेटेड रहेगा। पर्सनल इंटरव्यू आपका कैसा गया? पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए? पर्सनल इंटरव्यू के टाइम पे क्या कोई ऐसा पॉइंट आया था जहां पर आपको थोड़ी घबराहट हुई, आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा अलग पूछ लिया गया है, मतलब आप प्रिपेयर नहीं थे उस क्वेश्चन के लिए, या आप उस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं थे बट फिर भी आपने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके उस क्वेश्चन को सही तरीके से हैंडल कर दिया? जी सक्षम। सर मेरा पर्सनल इंटरव्यू जो बोर्ड के प्रेसिडेंट थे वहाँ उन्होंने लिया था सर। तो मेरे पर्सनल इंटरव्यू में मोस्टली ओवरऑल पूरा जो था PIQ से पूछा गया था सर, लाइक ऑल अबाउट माय पर्सनल इंफॉर्मेशन, माय स्कूल लाइफ एंड माय स्टडीज। तो एक ऐसा क्वेश्चन था सर, जैसे आपको कई बार वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मेरे से पूछ लिया था कि व्हाट आर योर वीकनेसेस ऑफ योर फादर, आप उनमें क्या क्वालिटीज हैं जो इम्प्रूव करना चाहेंगे। तो इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। तो सर उसमें मैं स्टार्टिंग में तो थोड़ा सोच में पड़ गया था सर, मतलब मैंने थोड़ा थिंक किया, फिर उसके बाद थोड़ा टैक्टफुली मैंने थोड़ा आंसर दिया सर, बिकॉज उसमें अगर आप थोड़ा गलत आंसर दे दें तो वैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है सर। ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स के बारे में फिर पूछ लिया था कि like if your friend is not arguing with you, you are the head boy and you are given the charge of like you have to take care of the discipline of the class, again but your friends are not agreeing, so what will you do? तो उसमें सर like you have to be responsible कि मैं टीचर से बोल दूंगा कि आपने although he is my best friend लेकिन फिर भी since it is my responsibility तो ये मुझे करना पड़ेगा। ऐसा सर फिर मेरे वीकनेसेस भी मुझसे पूछ लिए थे कि व्हाट आर माय वीकनेसेस, और मैं किस पॉइंट्स किस क्वालिटीज में मैं स्ट्रांग हूँ, कोई क्वालिटी जो मैं इम्बाइब करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स से, या फिर उसके बाद मेरे स्कूल लाइफ के बारे में पूछा था सर। उसके बाद सर ऐसे प्रेशराइज क्वेश्चंस होते हैं, लाइक दे विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस एट अ टाइम, और उसके बाद आपको वो सभी क्वेश्चंस याद करके उन्हें बोलना पड़ता है सर। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जिस बात से मैं हमेशा मुक्तक सर से 100% एग्री रहा हूँ, और मुक्तक सर भी हमेशा इस पॉइंट को बोलते हैं
कि पीआईक्यू बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर हमेशा आपको ये चीज बताते हैं, आपका पूरा इंटरव्यू उसी पर कहीं ना कहीं बेस होता है। मुक्तक सर क्या कहना चाहेंगे इस बार, क्योंकि हमेशा आप ये चीज बताते हैं और हमेशा हम इस पॉइंट पे एग्री होते हैं। जी सर। बिल्कुल सर, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि कोई भी इंटरव्यू कंप्लीटली आपके हाथ में होता है कि वो इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पर आपको एसएसबी पूरा मौका देता है इंटरव्यू को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर के अंदर भरी है, वो अगर इंफॉर्मेशन सही है Yes. तो फिर उसकी उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूछे जाने वाले किसी भी क्वेश्चन का आप सेटिस्फैक्टरी आंसर कर सकते हो। सक्षम, आप क्या कहोगे इस बात के ऊपर? यस, आपका मतलब आपने अगर पीआईक्यू में आपने पूरा करेक्टली भरा है, आपके अचीवमेंट्स, आपके फिर क्वालिफिकेशंस, देन ये सब, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आपके उसी से रिलेटेड होते हैं सर इंटरव्यूज में। बिल्कुल। कई कैंडिडेट्स के साथ में इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो पीआईक्यू में अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कुछ ऐसी चीजें लिख देते हैं जो उन्होंने एक्चुअली की नहीं होती है, और फिर जब वहां से क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं तो फिर इंटरव्यू में वो फंबल करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर में जैसे आप हो, जिस लिमिट तक आपने अचीव किया है वहां तक आप मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है तभी आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी होगी। आपने लिमिट के साथ, अचीवमेंट के साथ, लिमिटेड अचीवमेंट के साथ भी आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हो सकती है। अब पर्सनल इंटरव्यू से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, एंड दैट इज अबाउट द बॉडी लैंग्वेज। किस तरह की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह का पोस्चर होना चाहिए जब हम बैठते हैं? आपका कैसा पोस्चर था और आप दूसरे एस्पायरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे? सर जब हम फर्स्ट इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ग्रीट करना है, देन उसके बाद द इंटरव्यूअर विल से टू सिट डाउन। उसके बाद सर हमें पूरा स्ट्रेट, पूरा पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए, देन हैंड्स एट द लेग्स, और लेग्स पूरे क्लोज होने चाहिए सर। और हमारे हैंड्स शेक नहीं होने चाहिए, या फिर लेग्स, कितनों के लेग्स थोड़े शेक होते हैं, तो ये सब हमें अवॉइड करना चाहिए सर। और प्रेशर में कई लोगों के स्वेट आने लगता है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। और फ्री माइंडेड जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। सक्षम, वैसे तो काफी प्रेशर रहता है सभी को इंटरव्यू में जाने से पहले। आप प्रिपेयर्ड थे उसके बाद भी क्या आपको प्रेशर था कि आप पर्सनल इंटरव्यू में जा रहे हैं और कोई बड़े फौजी अफसर आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं? और अगर था तो उस प्रेशर को आपने कैसे हैंडल किया? आप शेयर कीजिए अपनी ट्रिक को बाकी एस्पायरेंट्स के साथ, शायद उनके लिए भी वर्क कर जाए। सर ये प्रेशर तो सब में होता है सर, नर्वसनेस होती है इंटरव्यू में जाने से पहले, बट टू अवॉइड इट सर, मतलब टू मोस्ट ऑफ द एक्सटेंट, आप ये कर सकते हो कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा मतलब रिलैक्स रहो। आप उसके बारे में सोचो कि आपके पेरेंट्स ने कितना कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके टीचर्स, आपके आपने भी कितनी मेहनत की है इस यहाँ तक आने के लिए, एंड जस्ट बी रिलैक्स, बिकॉज ये नर्वसनेस होना तो इट्स वेरी कॉमन, बट एट लास्ट मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप रिलैक्स रहिए। आपका ये सोचिए कि जो इंटरव्यू ले रहा है ही इज आल्सो अ पर्सन, सो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, एंड गिव योर बेस्ट। बहुत बढ़िया बात आपने बोली कि नर्वसनेस जो होती है वो कॉमन होती है और सभी को होती है, लेकिन ऑफिसर लाइक क्वालिटी यही होती है कि उस नर्वसनेस को हैंडल कैसे किया जाए। जो वहां पे उस प्रेशर को हैंडल कर लेगा, मेरे ख्याल से वही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा, सही जवाब दे पाएगा और अल्टीमेटली रेकमेंड हो पाएगा। ओवर टू यू प्रथमेश सर। जी सर, बहुत अच्छा मुझे सक्षम का आंसर लगा कि आप नर्वसनेस को कैसे हैंडल करते हैं, है ना सर। वो चीज कही जाती है ना कि कंट्रोल योर इमोशंस और कंज्यूम बाय देम। या तो आपके इमोशंस ही आपको खा जाएंगे या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चलिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज इमोशंस को कंट्रोल करना, चाहे वो एंगर हो, नर्वसनेस हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन को आपकी इमोशंस पलट के रख देते हैं। एक सिंपल सी सिचुएशन है, आपने अगर आप वहां पर एंगर का यूज कर लिया तो वो सिचुएशन बड़ी खराब हो जाती है। और आप फोर्सेस के अंदर जा रहे हैं सर, फोर्सेस में कई बार होता है ऐसा है कि आप बॉर्डर के ऊपर है, नॉर्मली हम देखते हैं कि आपके कॉन्फ्लिक्ट एनिमी से डायरेक्टली हो जाता है। वो आपको बार बार गुस्सा दिलाने की, आपको बार बार जो है वो प्रोवोक करता रहता है कि आप कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन ले ले जिससे कि आपकी कंट्री के स्टेक पे बात आ जाए। बट कोई भी ऑफिसर जो है वो बड़ा कामली उस चीज को ट्रीट करता है, कामली उस चीज के हिसाब से बिहेव करता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है सर।
तो ये चीज यहाँ पर थी और सक्षम ने भी इस बात का ध्यान रखा, तो बहुत बहुत बढ़िया सक्षम। सक्षम, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जीटीओ को आपने किस तरीके से हैंडल किया, क्या उसमें आपने का परफॉर्मेंस रहा और क्या कोई ऐसा मोमेंट था जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी सक्षम। सर जीटीओ लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम की ये रहता है, हमें एक्सपीरियंस नहीं रहता है सर ग्रुप में वर्क करने का, तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके जाना चाहिए सर ग्रुप में, लाइक डिस्कशन के टाइम। फॉर एग्जांपल सर एक इंसिडेंस था कि एक था हमारे ग्रुप में, एक मेंबर था, एक कैंडिडेट था। ग्रुप डिस्कशन के टाइम जैसे हमारा टॉपिक था सर बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सर, एंड उसके तीन लीड्स थे सर। जैसे फर्स्ट वन वाज दैट द रीजन इज ड्यू टू फेलियर ऑफ यूएन, सेकंड वाज दैट इज इट ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑफ रशिया, और थर्ड इज इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। तो सर उसमें हमें ये है कि एक पॉइंट को लेके चलना है एंड उसपे अपने वैलिड पॉइंट्स रखने हैं। बट एक ये जो कैंडिडेट था उसने ये किया कि उसने तीनों पॉइंट्स को एक साथ बोल दिया कि like I agree that all the 3 points are equally contributing towards this situation. So उसने at last ये उसने conclude करने भी कोशिश भी की कि आप सबने ऐसा बोला है, सभी points valid हैं, तो सभी को मिला के उसने बोलने का ट्राई किया। But we should avoid doing this sir. And in talking about the GP sir group planning exercise, उसमें क्या था, मेरा उतना अच्छा नहीं गया था सर। ग्रुप डिस्कशन वाज नॉट दैट गुड, क्योंकि उसमें ये होता है सबके पास आइडियाज होते हैं, एवरीवन हैज टू हैव द पॉइंट टू से। सो उसमें मैंने इनिशिएट किया था एंड आई वाज एबल टू स्पीक 2 to 3 पॉइंट्स, बट मैं उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था। बट उसके बाद फिर मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ सर उसके बाद, बिकॉज इट इज अ 5 days प्रोसेस और एक टेस्ट से आपका मतलब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ सकता है। तो आपको ओवरऑल पूरा देखना है। जीटीओ में लाइक 9 टास्क होते हैं, उसमें से आपका अगर एक अच्छा नहीं गया तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, उसके बाद अगले टास्क पे अपना 100% 200% देना है। जैसे पीजीटी हो गया, ये हाफ ग्रुप टास्क और कमांड टास्क, ये सब मेरे काफी अच्छे गए थे सर। लाइक फॉर एग्जांपल इन कमांड टास्क हमारा ग्रुप 8 का था एंड आउट ऑफ विच 6 टाइम मैं सबऑर्डिनेट बना था और एक टाइम तो मेरा खुद का कमांड टास्क था। तो सर उसमें मतलब मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखा जीपी के बाद भी कि although this is not good but later on I will improve। और ऐसे करते करते मैंने पीजीटी, एचजीटी, ये सब अलग अलग जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में दे डोंट सी कि हाउ मेनी ऑब्स्टिकल्स यू हैव डन। लाइक सर मेरे ही ग्रुप में एक था मिलिट्री स्कूल का बंदा, उसने he did 17 individual obstacles। so like ऐसा था कि he was almost going to be recommended, but he did not perform well in maybe psychological and interview। so आपका इसमें ये देखते हैं individual obstacles में कि like you are determined, although you are not able to do, like there are many candidates who get stuck in some obstacles। so उसमें आपका ये देखते हैं कि यू आर डिटर्मिन्ड, आप ट्राई कर रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो। ऐसे ही फिर सर मैं आप एडवाइस करूंगा कि पीजीटी हो गया या एचजीटी हो गया, उसमें आपको आइडियाज सोचने हैं, नए आइडियाज की कैसे ग्रुप प्रोग्रेस कर सकता है आगे। आपको जो बल्ली फट्टा दिया जाता है उसके यूज करके थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करनी चाहिए हमें स्ट्रक्चर्स को, ताकि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं इन्हें, ताकि ग्रुप प्रोग्रेस कर पाए। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। सर यहाँ से दो चीजें आई हैं। जैसे एक चीज तो मुक्तक सर आपको हमेशा कहते हैं कि सोशल एडेप्टिबिलिटी बहुत जरूरी है। किस तरीके से ग्रुप प्लानिंग के अंदर आप किस तरीके से अपने साथियों के साथ मिल के एक कंक्लूसिव डिसीजन के ऊपर पहुंचते हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सक्षम ने यहाँ पर बताई है कि जीटीओ के अंदर अगर किसी एक टास्क के अंदर अगर आपने ठीक से परफॉर्म नहीं किया है तो उस टास्क को ना परफॉर्म करने का प्रेशर लेकर आप अपने आगे के टास्क को या आगे के टेस्ट को खराब नहीं कर सकते। ये एक बड़ी गलत चीज हो जाती है और ये कहीं ना कहीं चीज ऑब्जर्व की जाती है कि आपके साइकोलॉजिकल माइंड थॉट कैसा है। लेट इट गो वाली सिचुएशन आप फेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो कि ठीक है जो हो गया वो हो गया, अब आगे जो है मैं बहुत बेहतर करूंगा, या आप उस पुरानी चीज को ही लेके चलते हैं। वो कहते हैं ना सक्षम अब नेवी में जा रहे कि आप शिप का अगर एंकर नीचे लगा हुआ है तो फिर शिप वहां से आगे बढ़ ही नहीं सकता है, वो वहीं पर घूमता रहेगा। हमारा माइंड भी वैसे ही रहता है। अगर उस सिचुएशन के अंदर आप स्टक कर गए कि नहीं मेरा तो हो ही नहीं सकता है, ये टेस्ट मेरा खराब गया, तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये चीज भी सारे कैंडिडेट्स को ध्यान में रखनी है कि कोई एक टेस्ट, अकेला टेस्ट आपकी कैपेबिलिटीज को वहां पर डिसाइड नहीं करने वाला है। अगर कोई एक टेस्ट ठीक नहीं भी गया है तो आगे के टेस्ट के परफॉर्मेंस के ऊपर वो उस चीज का इफेक्ट नहीं होना चाहिए।
मुक्तक सर, ओवर टू यू। सक्षम, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाकी एस्पायरेंट्स को आप 4 से 5 या कम से कम 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जो उनको कंसोलिडेट करने ही होंगे अगर उनको एसएसबी में रेकमेंड होना है तो। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना है। लाइक फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपका पर्सनालिटी जज हो रहा है पूरे एसएसबी में, तो आपको ऐसे पर्सनालिटी बनानी है कि आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपको इम्बाइब करनी है आपके अंदर। सेकेंड पॉइंट जो एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि आपको मतलब रॉ नहीं जाना है, आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी है, जनरल नॉलेज इंप्रूव करना है, और उसके बाद आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद आपको प्रेशर लाइक प्रेशराइज सिचुएशन ये सब से थोड़ा डील करते हुए आना चाहिए सर। उसमें आप अपना टेम्पर लूज नहीं कर सकते हो, या फिर आप ज्यादा नर्वस नहीं हो सकते हो। उसमें आपको आराम से काम होके थिंक करना है, देन उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। और एसएसबी लाइक 5 डे प्रोसेस है, तो आपको ये लास्ट के कुछ दिनों में आपको ये नहीं करना है कि ये भी पढ़ लेता हूँ या फिर ये भी कर लेता हूँ। लास्ट के कुछ दिन है आपके पास, तो यू बी रिलैक्स्ड एंड आप आराम से जाइए एसएसबी देने। और कुछ मतलब माइंड में कुछ ऐसा नहीं रखना है कि मैंने ये नहीं पढ़ा या फिर मैं ये नहीं कर पाया, अभी ये वीक पॉइंट है मेरे। तो ओवरऑल रिलैक्स होके जाना है। सक्षम, एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँ। सक्षम, मेरा वॉइस आ रहा है क्लियर बेटा? यस सर। जस्ट हेलो। यस सर। हाँ सर, पूछ लीजिए, मैं उसको एडिट करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, मुझे कॉल आ गया, मुझे तो एकदम से हाँ ये जी जी बैंगलोर। हाँ जी सर, ठीक वो है। क्वेश्चन से स्टार्ट कर दीजिए सबसे सर। मेरा सवाल ये था कि एसएसबी के अंदर एक ऐसा मोमेंट बताइए जो बेस्ट मोमेंट आप बोल सकते हो, और एक ऐसा मोमेंट बताइए जो आप बोल सकते हो कि मैं भूल जाऊं तो ज्यादा अच्छा। सर ऑल्दो देयर वर मेनी बेस्ट मोमेंट्स सर, काफी सारे लाइक अलग अलग स्टेट से लोग आए थे। कोई सैनिक स्कूल का था, कोई मिलिट्री स्कूल, समवन फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड। तो अलग अलग स्टेट से अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग थे, बट हमने साथ में जो बॉन्डिंग बन गई थी हमारी सर, लाइक रात को हम काफी इवनिंग टाइम में एंजॉय करते थे, टाइम स्पेंड करते थे। फिर कभी दमशराज खेल लिया, देन कभी सिंगिंग का, फिर एंजॉय करते थे सर। तो काफी चेरिश मोमेंट थे बस। और सर ऐसा तो कोई मोमेंट नहीं था सर जो मैं अवॉइड करना चाहूंगा कि लाइक जो रिग्रेट करूंगा, बिकॉज इट वाज ओवरऑल अ फन सर। हमने काफी एंजॉय किया, हम बाहर घूमने गए। देन सर विदाउट लाइफ विदाउट सोशल मीडिया एंड विदाउट स्मार्टफोन इज आल्सो ग्रेट सर। लाइक हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिला अपने फ्रेंड्स के साथ। सक्षम, आगे बढ़ने से पहले पर्सनल इंटरव्यू की तरफ मैं आना चाहूंगा और आपसे ये पूछना चाहूंगा कि पर्सनल इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली आपसे पूछे ही जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप बाकी एस्पायरेंट्स के साथ वो क्वेश्चंस को शेयर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका होम टाउन क्या है, और आपके होम टाउन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपसे भी आपके होम टाउन के बारे में पूछा गया होगा, तो हमें होम टाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो मस्ट हैव इंफॉर्मेशंस कौन कौन सी होती है जो हमको पर्सनल इंटरव्यू में हेल्प करती है, हमें हासिल करके ही जाना चाहिए। सर स्टार्टिंग में इंटरव्यू में आपका ये एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपसे ये स्टार्टिंग में पूछेंगे कि हाउ वाज योर जर्नी, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, विच ट्रेन यू आर कमिंग फ्रॉम, लाइक व्हाट बस, ये सब आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देन आप पूरे प्लेसेस जहाँ मतलब ट्रेन जहाँ रुकी है ये सब आपका थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी होना चाहिए, बिकॉज किसी भी इंटरव्यू की स्टार्ट ऑलमोस्ट इसी वे से होती है। देन उसके बाद सर आपको अपने वीकनेसेस या फिर अपने पॉइंट्स अपने बारे में काफी कुछ पता होना चाहिए सर। देन आप ये कुछ क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट, ये काफी श्योर क्वेश्चंस होते हैं सर। एंड ऑल्सो लाइक मेरा बैकग्राउंड आर्म फोर्सेस का है एंड माई फादर इज एन आर्मी, लेकिन मैं नेवी ऑप्ट कर रहा हूँ। देन इट वाज लाइक कंफर्म क्वेश्चन कि मेरे से ये पूछा जाएगा कि व्हाई यू आर चूजिंग नेवी इंस्टेड ऑफ आर्मी। तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत।
जो आपने सिलेक्ट किया है, जो जैसे आपने नेवी या एयरफोर्स जो भी सिलेक्ट किया उसके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर जनरल नॉलेज तो है ही सर, थोड़ा बहुत पूछ ही लेते हैं जनरल नॉलेज का। देन some questions would be related to your physical, like what you are doing for your physical fitness, and क्या आउटडोर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, ग्रुप एक्टिविटीज में क्या है आपका कंट्रीब्यूशन, ये सब सर क्वेश्चंस श्योर होते हैं थोड़े। ये बहुत अच्छे आपने जो भी क्वेश्चंस और जो भी पॉइंट्स बताए, कोई भी सीरियस एस्पायरेंट होगा ना उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके वो अपने एसएसबी के आउटकम को पॉजिटिव बना सकते हैं। ओवर टू यू प्रथमेश सर। जी सर, आई थिंक सर बहुत कुछ सक्षम ने यहाँ पर बता दिया है। सक्षम ने एक चीज बताई थी कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपनी पर्सनालिटी को यहाँ पर डेवलप करना जरूरी है एसएसबी के लिए। अब सर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पर्सनालिटी को डेवलप कैसे किया जाए। इसके लिए सिंपल सी चीज है, पुअर माइंड ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स एंड गॉसिप। जो पुअर माइंड्स होते हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं, गॉसिप पे ज्यादा ध्यान देते हैं। गुड माइंड्स ऑलवेज थिंक अबाउट द इवेंट्स, जो लाइफ में उनके साथ इवेंट्स हुए हैं, जो उनके साथ चीजें बीती है, अच्छे माइंड उस पर ध्यान देते हैं। एंड एक्सीलेंट माइंड ऑलवेज थिंक अबाउट द आइडियाज। एक्सीलेंट जो माइंड होता है वो हमेशा नए आइडियाज के ऊपर वर्क करता है, नए आइडियाज को सोचता है। तो एसएसबी के लिए अंदर व्हाट दे वांट गुड माइंड्स एंड एक्सीलेंट माइंड। अगर आप अभी गुड माइंड वाली स्टेज पर है, अपने बारे में सोच रहे हैं, तो आपको वो एक्सीलेंट माइंड वाली स्टेज पे जाना पड़ेगा टू क्रिएटिंग द न्यू आइडियाज। कैसे आप अपने आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं, तो एक सिंपल सा तरीका है यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी को सर यहाँ पर डेवलप करने का। सक्षम सर, आई थिंक हमने सारी चीजें सक्षम से पूछ ली है और काफी अच्छा सक्षम का एक्सपीरियंस रहा है। नेवल एकेडमी को सक्षम ज्वाइन करना चाहते हैं। सर आप और कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन छोटा सा पूछना चाहूंगा सक्षम से। सक्षम, कॉन्फ्रेंस का एक्सपीरियंस कैसा था? क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपने क्या आंसर्स किए वहां पे? सर कॉन्फ्रेंस बेसिकली 2 या 1 मिनट का ही होता है सर, एंड आई वाज आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन कि डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, होल एक्सपीरियंस इन 6 लाइन्स। तो मैंने उसको 6 लाइन्स में डिस्क्राइब कर दिया एनएसपी का पूरा एक्सपीरियंस सर। एंड जस्ट सर इतना ही होता है, लाइक यू हैव टू जस्ट ग्रीट, एंड प्रेसिडेंट या फिर जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, 1 या 2 मोस्टली, एंड उतना ही होता है सर कॉन्फ्रेंस का। ये कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन मैं हर एस्पायरेंट से पूछता हूँ। वजह ये है कि ज्यादातर कॉन्फ्रेंस 1 मिनट से 3 मिनट के बीच में चलती है, लेकिन रेयरली कभी कभी ऐसा होता है कि वो 10 मिनट तक भी चल सकती है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के अपने मार्क्स होते हैं, इसलिए वहां पे आपके रिस्पॉन्सेज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या क्वेश्चंस आपके थे और किस तरह से आपने उनको आंसर किया। तो आपका कॉन्फ्रेंस तो बहुत कम वक्त का था और बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था और आपने भी उसका एक बिल्कुल ऑब्वियस सा रिस्पॉन्स दिया था। जब कैसा लगा आपको जब आपका चेस्ट नंबर रीड किया गया, उस वक्त आपका क्या रिस्पॉन्स था? सर उस टाइम लाइक मेरा चेस्ट नंबर 19 था, बिकॉज आफ्टर स्क्रीन इन, एंड मैम ने बता दिया था कि देयर आर गोइंग टू बी 5 रिकमेंडेशन। तो क्या हुआ कि सर जैसे ही मैम ने बोला कि चेस्ट नंबर वाइज हम बोलने वाले हैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आया चेस्ट नंबर 1, देन चेस्ट नंबर 3, देन चेस्ट नंबर 6। देन आई थॉट कि अब टॉप 15 में ही पूरा खत्म हो जाएगा, हमारा नंबर नहीं आने वाला। बट देन उसके बाद चेस्ट नंबर 6 के बाद सीधे चेस्ट नंबर 19 आया मेरा। फिर उसके बाद काफी सर मतलब मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया था उस टाइम, क्योंकि मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हुआ ये। फिर उसके बाद सर काफी प्राउड मोमेंट था। उस दिन होली भी थी सर, तो मतलब एक अलग ही खुशी थी होली की भी, देन रिकमेंड होने की भी सर। ओके, एक बात यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपका अटेंटिवनेस बहुत जबरदस्त था। आपको अभी भी सारे चेस्ट नंबर याद, कौन कौन से रेकमेंड हुए थे और सबसे पहले कौन सा बोला गया था, उसके बाद कौन सा बोला गया था। यहाँ पे आपने पोर्ट्रे किया है कि आपके अंदर एक जबरदस्त क्वालिटी है कि आप बहुत जबरदस्त अटेंटिव, वंडरफुल, और ये एक आपकी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ी वजह भी रही होगी डेफिनेटली। ओवर टू यू प्रथमेश सर। यस सर, बहुत सारी क्वालिटीज यहाँ पर देखने को मिली सक्षम की। सबसे पहले अटेंटिवनेस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, नेवर गिव अप, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर करा, प्रेशर की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। देखिए एक पूरा कंक्लूजन आप इस इंटरव्यू का यहाँ पर ले सकते हैं कि क्या क्या ऑफिसर लाइक क्वालिटी यहाँ पर सक्षम के अंदर थी। सक्षम ने क्वेश्चन पे सक्षम ने कहा था कि पर्सनल इंटरव्यू में क्वेश्चन उनसे ऐसा पूछ लिया गया जिसपे थोड़ा सा वो क्वेश्चन अलग था और उस पर थोड़ा सा रुक के सक्षम ने जवाब दिया था। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, सक्षम ने इस पॉइंट को मेंशन भी किया था कि जल्दबाजी में गलत आंसर आप दे देते हैं। वो आपका आंसर कितना जल्दी आता है ये वो चेक नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पर वो चेक कर रहे हैं कि आपका आंसर परफेक्ट है या नहीं। अगर आप थोड़ा टाइम लगाकर एक सही आंसर देते हैं तो इट्स ओके, बट आप जल्दबाजी के चक्कर में अगर कोई नेगेटिव आंसर यहाँ पर दे देते हैं तो फिर वो चीज काफी ज्यादा सर नेगेटिव चली जाती है। सक्षम, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी, और आगे आप INA को ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी, बड़ा मजा आने वाला है, और शिप के ऊपर आप जाएंगे, आपकी लाइफ बड़ी एडवेंचरस होने वाली है, बड़ी इंजॉयबल होने वाली है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बिकॉज सर समुद्र की लड़ाई जो है, ये कहा जाता है कि जिसका समुद्र पे राज हो गया उसका दुनिया पे राज हो जाएगा। ये चीज बिल्कुल सही है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सक्षम आपके ऊपर। तो मैं आपको आगे के फ्यूचर के लिए कांग्रेट्स करता हूं बेटा। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद।